पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे 8 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ये मामला अयोध्या की गलियों से निकलकर पूरे देश की सुर्खियों में आ गया था। लेकिन जो कुछ अगले हफ्तों में हुआ उसने इस कहानी का पूरा रुख बदल दिया। ये अब सिर्फ कुछ छोटे कर्मचारियों की चोरी का मामला नहीं रहा, ये उस भरोसे पर सवाल बन गया जिस पर पूरा मंदिर प्रबंधन टिका था। चलिए पहले टाइमलाइन को ठीक से समझते हैं, क्योंकि इस केस में घटनाएं बहुत तेजी से घटी हैं। 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। ये 3 सदस्यों की टीम थी, जिसमें 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और 1 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल थे। 10 दिन के भीतर 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को प्राथमिकी दर्ज हुई और ये शिकायत किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि ट्रस्ट के ही एक नवनियुक्त न्यासी कृष्ण मोहन ने खुद दर्ज कराई थी। अगले ही दिन 26 जून को 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन 8 आरोपियों के नाम सामने आए अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,000 रुपए नकद बरामद किए। साथ ही सोना, चांदी, विदेशी मुद्रा और रामराज्य कोष नाम का एक दान पात्र भी बरामद हुआ। ये आखिरी बरामदगी अपने आप में चौंकाने वाली थी। यानी सिर्फ नकद नहीं, बल्कि मंदिर के अपने दान पात्र तक कथित तौर पर बाहर निकाले जा चुके थे। सभी 8 को भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और ठीक उसी दिन 26 जून को एक और बड़ी खबर आई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा दोनों ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। अब यहां रुककर चंपत राय कौन है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि उनका नाम इस पूरे आंदोलन के इतिहास से जुड़ा है। 80 साल के चंपत राय बिजनौर जिले से आते हैं। पेशे से रसायन विज्ञान के प्राध्यापक रहे और कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1980 में वे विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और आपातकाल के दौरान 1.5 साल जेल में भी रहे। राम मंदिर आंदोलन के दशकों लंबे संघर्ष में वह इस सबसे आगे की कतार में रहने वाले चेहरों में गिने जाते थे। मंदिर निर्माण के दौरान हर बड़ी जानकारी मीडिया तक चंपत राय के जरिए ही पहुंचती थी। तो जब यही नाम इस चढ़ावा चोरी विवाद में घिरता दिखा, तो ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये आंदोलन के एक प्रतीक जैसे व्यक्ति की साख पर लगा सवाल था। हालांकि ये जरूर स्पष्ट रहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को सीधे तौर पर चोरी के आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया। दोनों से एसआईटी ने पूछताछ जरूर की और कुछ शिकायतों में चंपत राय की भूमिका पर सवाल उठे, जिनमें जमीन सौदों में बढ़ी चढ़ी कीमत जैसे आरोप भी शामिल थे। लेकिन दोनों ने अपने इस्तीफे को नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए ही दिया, ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ सके। दिलचस्प बात ये रही कि इस्तीफे की पेशकश और उसकी औपचारिक स्वीकृति के बीच लगभग 10 दिन का फासला रहा। ट्रस्ट ने आधिकारिक रूप से दोनों के इस्तीफे 6 जुलाई को स्वीकार किए। इस बैठक में 14 में से 7 न्यासी सीधे मौजूद थे, 2 वर्चुअली जुड़े, जबकि चंपत राय और अनिल मिश्रा खुद इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने इस मौके पर कहा कि चोरी को चोरी ही कहा जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी षड्यंत्र में शामिल रहा हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चंपत राय का ये फैसला उनके वर्षों के योगदान को देखते हुए बड़े मन से स्वीकार किया गया है। इसी बैठक में अंतरिम महासचिव के तौर पर कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी सौंपी गई। वही कृष्ण मोहन जिन्होंने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी। कृष्ण मोहन पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं और संघ से जुड़े रहे हैं। वे सितंबर 2025 में दिवंगत न्यासी कामेश्वर चौपाल की जगह ट्रस्ट में शामिल हुए थे। इसके अलावा ट्रस्ट ने निर्माण प्रभारी गोपाल राव, जिन्हें गोपाल नागरकोटे भी कहा जाता है, को विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची से हटा दिया। साथ ही मंदिर के पहले
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल थे। ये अपने आप में बड़ी बात थी। पहली बार मंदिर ट्रस्ट के इतिहास में एक ऐसा सीईओ पद बनाया जा रहा था जिसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय होगी। ट्रस्ट ने यह भी घोषणा की कि आगे से दान का रजिस्टर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन इस्तीफों के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि जिन लोगों ने कभी मंदिर निर्माण का विरोध किया था वही अब इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे के लिए भुना रहे हैं और राज्य सरकार जनास्था को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इसे सीधे बीजेपी और आरएसएस से जोड़ते हुए कड़ी सजा की मांग की और कहा कि सिर्फ इस्तीफा देकर असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने भी खुद को इस विवाद से अलग करने की कोशिश की। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और स्पष्ट किया कि चंपत राय अब परिषद का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, ये पूरा विवाद सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं रहा, बल्कि इसने संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की छवि पर भी असर डाला, क्योंकि ट्रस्ट के लगभग हर बड़े पदाधिकारी का रिश्ता किसी न किसी रूप में इन्हीं संगठनों से जुड़ा रहा है। कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने यह तक कहा कि इस पूरे प्रकरण ने संघ की नैतिक साख को गहरी चोट पहुंचाई है। ये एक राय है, तथ्य नहीं। लेकिन इतना जरूर सच है कि इस मामले ने धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े मोड़ की जो 7 जुलाई को सामने आया। जांच अब तक सिर्फ रोज के चढ़ावे तक सीमित मानी जा रही थी, लेकिन इस दिन खुलासा हुआ कि एसेट ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर पिछले 2 सालों में मंदिर के बड़े आयोजनों पर हुए 124 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च की भी पड़ताल शुरू कर दी है। सबसे बड़ी रकम जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा पर खर्च हुई, पूरे 113 करोड़ रुपए। ऑडिट रिकॉर्ड में इसका ब्यौरा भी सामने आया। 35.5 करोड़ रुपए सिर्फ अस्थायी शेड और टेंट सिटी बनाने पर, 30.5 करोड़ रुपए अक्षत पूजन के राष्ट्रव्यापी अभियान पर, 21 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रचार और विज्ञापन पर, 14.5 करोड़ रुपए सजावट और रोशनी पर, 5 करोड़ रुपए अन्न क्षेत्र यानी भोजन प्रबंधन पर और बाकी छोटी छोटी रकमें धार्मिक अनुष्ठान, राग सेवा, ध्वनि व्यवस्था और बिजली जैसे मदों पर खर्च हुई। इसके अलावा एसेट उस 10 करोड़ 12 लाख रुपए की भी जांच कर रही है जो नवंबर 25 को हुए ध्वजारोहण समारोह पर खर्च हुए, जिसमें 6000 मेहमान शामिल हुए थे, यानी हर मेहमान पर औसतन 16,000 रुपए का खर्चा। साथ ही जनवरी 25 में मनाई गई प्रतिष्ठा द्वादशी और महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर हुए खर्च को भी जांच के दायरे में लिया गया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जांच एजेंसियों ने खुद स्पष्ट किया कि ये एक वित्तीय ऑडिट है और अभी तक किसी वित्तीय अनियमितता का निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। मकसद ये जांचना था कि क्या ये विशाल खर्च ट्रस्ट के तय नियमों और मंजूरी की प्रक्रिया के मुताबिक हुआ या इसमें भी कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश थी। लेकिन इसी के साथ एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकदी चोरी की 70 अलग अलग घटनाएं पकड़ में आई। यानी ये कोई इक्का दुक्का वारदात नहीं थी, बल्कि ये बताता है कि गिनती और सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया में लंबे समय से गंभीर खामियां थी, जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया या शायद जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। इसी दौर में चंपत राय ने लंबी चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार सार्वजनिक रूप से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भरोसा जताया कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। ये उनकी तरफ से इस पूरे विवाद पर पहला सीधा बयान था। हालांकि उन्होंने इसमें आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से नहीं नकारा। अब कहानी अदालत की तरफ बढ़ती है। ये मामला सिर्फ राज्य की एसआईटी
और स्थानीय अदालत तक सीमित नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे प्रकरण को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई, जिनमें मांग की गई कि राज्य की एसआईटी की जगह मामले की जांच सीधे सीबीआई को सौंपी जाए। 13 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने उत्तर प्रदेश की एसआईटी को निर्देश दिया कि वो 1 हफ्ते के भीतर अपनी टीम के सदस्यों समेत विस्तृत स्थिति रिपोर्ट अदालत में पेश करे। अदालत ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तीनों को नोटिस भी जारी किए। इसके बाद एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी। सूत्रों के मुताबिक अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये भी पूछा कि क्या उसी एसआईटी को, जिसमें 2 वरिष्ठ आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, मामले की मुख्य जांच सौंपी जा सकती है ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। यानी ये सवाल भी उठा कि क्या स्थानीय पुलिस पर पूरी जांच छोड़ी जानी चाहिए। और अब आते हैं कल, यानी 22 जुलाई की उस बैठक पर जिस पर पूरे देश की नजर थी। ट्रस्ट ने अयोध्या में 2 बैठकें बुलाई, पहली दोपहर 3 बजे मंदिर परिसर में और दूसरी शाम 4 बजे मनीराम छावनी में, जो ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का निवास स्थान है। एजेंडे में नए महासचिव की नियुक्ति, 3 खाली न्यासी पदों को भरना और मंदिर के पहले सीईओ के चयन पर चर्चा शामिल थी। ट्रस्ट के नियमों के मुताबिक 11 स्थायी सदस्यों में से 10 को बहुमत प्रस्ताव से बदला जा सकता है, लेकिन निर्मोही अखाड़े के लिए आरक्षित 1 सीट को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार बदला नहीं जा सकता। ये सीट फिलहाल महंत दिनेश दास के पास है। सूत्रों के मुताबिक स्वर्गीय अयोध्या राज परिवार के सदस्य विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के पुत्र यतीन्द्र मिश्र को नया न्यासी बनाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। बैठक खत्म होने के बाद जो नतीजे सामने आए वे इस प्रकार रहे। डॉक्टर कृष्ण मोहन को फिलहाल महासचिव का कार्यभार जारी रखने का फैसला हुआ, यानी प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखी गई। चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट अभी लंबित थी। सीईओ पद के लिए स्थिति दिलचस्प निकली। इस पद के लिए पूरे 50 से ज्यादा यानी लगभग 5200 आवेदन आ चुके थे और इतनी बड़ी संख्या को इतने कम समय में जांचना संभव नहीं था। इसलिए चयन प्रक्रिया को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने मीडिया से कहा कि चोरी विवाद को लेकर तमाम भ्रामक प्रचार के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है और मंदिर में दर्शन के लिए आने वालों की भीड़ पहले जैसी ही बनी हुई है। तो अब स्थिति ये है, 8 लोग जेल में हैं, 2 सबसे भरोसेमंद नाम पद छोड़ चुके हैं, 124 करोड़ रुपए के खर्च की जांच जारी है, 70 चोरी की घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पहुंच चुका है और ये सवाल अभी भी खुला है कि जांच आखिर स्थानीय एसआईटी के पास रहेगी या सीबीआई को सौंपी जाएगी। मंदिर का नया सीईओ कौन होगा, ये अगले 1 महीने में तय होना है और सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है। जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या वे इस पूरे खेल के असली सूत्रधार थे या सिर्फ मोहरे थे जिनके पीछे कोई बड़ा नाम अब भी बचा हुआ है? अगले भाग में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच पर क्या फैसला सुनाती है, नया सीईओ किसे बनाया जाता है और क्या इस पूरे मामले में कोई बड़ा नाम और सामने आता है।